आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको आप लोग पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के सभी बच्चों के एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, इसीलिए मेरी क्लासेस में जो भी चल रहा है उसको ज़रूर सुनिए। मैं आप लोगों से यही आशा करूँगा और इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी सेशन चल रहा है वो विशेष रूप से यूजीसी नेट को टारगेट रख के हैं। यूजीसी नेट के बच्चे पूरी तरीके से कुल मिला के डेडिकेटेड होकर क्लास के साथ जुड़े, साथ में जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी 4.0 या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी मेरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहीं से अपने सेशन को शुरू करते हैं और यहाँ से पहला ही क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया है? यानी पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहां पर दुर्ग का निर्माण किया? क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। वास्को डिगामा आप जानते हैं कि 1498 में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न आता है। तो वास्को डिगामा की अगर बात कर लेते हैं, वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा ध्यान रखना 1498 में आ रहे हैं, फिर 1502 में आ रहे हैं और फिर 1524 में आ रहे हैं और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो जा रही है वास्को डिगामा की। लेकिन ये कह रहा है कि भारत में पहला दुर्ग कहां बन रहा है? तो पहला दुर्ग ध्यान रखना कोचीन में बनता है। यानी पुर्तगालियों ने अपना सबसे पहला जो सेंटर बनाया है वो कोचीन बनाया है और कोचीन के बाद यानी कहीं ना कहीं प्रश्न आता है कि पुर्तगालियों की पहली कैपिटल कौन सी है? तो पहली कैपिटल जो है कोचीन है। लेकिन उसके बाद कोचीन से कहां चले जाते हैं? तो फिर गोवा चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? गोवा। और गोवा कैपिटल किसके समय में बनेगी? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। तो यह ध्यान रखना, गवर्नर एक आएगा नीनो डी कुन्हा। क्या नाम है? नीनो डी कुन्हा। ये नीनो डी कुन्हा के समय में कुल मिला के गोवा कैपिटल बनेगी। जीता तो अल्बुकर्क ने था, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को जीत लिया था अल्बुकर्क ने, लेकिन कैपिटल जो बनेगी वो नीनो डी कुन्हा के समय में बनेगी। तो पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में 1503 में। कब बन रही है? 1503 में। और ये ध्यान रखना, दूसरी फैक्ट्री भी अगर कहीं पूछ लेता है तो 1505 में वो कन्नौर में बनती है। कहां पर बनती है? 1505 में कन्नौर में कहीं आ जाए। 1503 में कोचीन में, ठीक है ना। तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी। आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की बात की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं 1925 में कानपुर का कानपुर अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता कुल मिला के कहीं कहीं वो कर रही है भारत कोकिला, जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू कर रही हैं। और यहां ध्यान रखना, कांग्रेस के मन से पहली बार भारत की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए? हिंदी। यानी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी करने की वकालत की जाती है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं पिछली क्लासेस में, आप सुन लीजिएगा, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार करते हैं। कौन करते हैं? अंबिका चरण मजुमदार। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने डिटेल में बता दिया है। लेकिन 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है, जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वीर राघवाचारी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वीर राघवाचारी। तो ये वीर राघवाचारी कुल मिला के इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है। इसी अधिवेशन में इस प्रकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो ये असहयोग का प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो गया। हालांकि असहयोग का प्रस्ताव इससे पहले कलकत्ता अधिवेशन, जो स्पेशल अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे हैं, वहां पारित हो चुका है। लेकिन बाद में कुल मिला के कहीं कि पूर्ण अधिवेशन में ये फिर पुनः पारित होता है। ये भी आपसे प्रश्न बनेगा। इसी अधिवेशन में फिर और क्या होता है? कांग्रेस का एक नया संविधान बनेगा। तो कांग्रेस का नया संविधान बनता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क बढ़ाना चाहते हैं, तो सदस्यता शुल्क बढ़ाने के लिए शुल्क जो है वो 25 पैसा वार्षिक कर दिया गया। 25 पैसा वार्षिक कर दिया जाता है। इसी प्रकार से सदस्यता आयु अगर पूछ लेता है, तो सदस्यता आयु जो है कांग्रेस की वो 21 वर्ष कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है? तो सदस्यता आयु जो है वो 21 वर्ष कर दी जाती है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसी अधिवेशन में देशी रियासतों के प्रति भी नीति बनाई जा रही है और देशी रियासतों के प्रति क्या
नीति बन रही है? देशी रियासतों के प्रति नीति। देशी रियासतों के प्रति नीति क्या बन रही है? देशी रियासतों के शासकों से कहा गया कि आप लोग भी अपने यहां उत्तरदायी शासन की स्थापना करिए। यानी देशी रियासतों के शासकों से कह दिया गया है कि आप लोग भी अपने यहां क्या करिए, तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करिए। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो देशी रियासतों के प्रति नीति की भी बात यहां हो रही है। अगर हम यहां पर और बात करते हैं तो प्रांतों, ये जो देखिए किस अधिवेशन में भाषा के आधार प्रांतों के गठन की बात की थी? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। इतनी बात भी नागपुर में हो रही है और ये भी बात नागपुर में हो रही है। तो इस तरह के प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान, बंग भंग आंदोलन के दौरान, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे तो ये थोड़ा सा बात कर लेगा कि 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारियों पर अत्याचार हुए थे उसका आंखों देखा हाल किसने लिया है? यानी कहीं ना कहीं बंग भंग आंदोलन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। बंग भंग आंदोलन यानी कहीं ना कहीं बंग भंग कब हो रहा है? प्रश्न मैं पीछे की क्लासेस में सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन ध्यान रखना घोषणा जब हो रही है, ये प्रश्न सब पूछा जाएगा। जो घोषणा हो रही है वो 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा हुई है। घोषणा हुई, कहीं कहीं 20 जुलाई दिया है, लेकिन जो घोषणा हुई थी वो 19 जुलाई को, 20 जुलाई को पेपर में आया। इस घोषणा, बंगाल विभाजन का जब घोषणा हो जाती है तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से, ध्यान रखना, कलकत्ता के टाउन हॉल से इसका विरोध करने के लिए इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन, यानी स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हो रहा है? 7 अगस्त को। यानी 19 जुलाई को कोरोना के बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू हो रहा है। और लागू कब हो रहा है? तो 16 अक्टूबर 1905 को कहीं ना कहीं लागू। ये 3 डेट याद रखिएगा, ठीक है ना। बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ पेपर भी आते हैं, जैसे बंगाली ने बहुत बड़ा काम किया है। बंगाली समाचार पत्र है, किसका है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। दूसरा कुल मिला के सबसे पहले, अगर स्वदेशी आप कर रहे हो तो बहिष्कार की भी बात होगी, तो सबसे पहले बहिष्कार की बात कौन से पेपर में की जा रही है? तो सबसे पहले बहिष्कार की बात संजीवनी में की जा रही है। किसमें की जा रही है? संजीवनी में। और यह समाचार पत्र किसका है? कृष्ण कुमार मित्र का। किसका है? कृष्ण कुमार मित्र का। तो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पेपर संजीवनी में किया जा रहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बंगाल विभाजन, चूंकि देखिए 3 आधार हैं। चूंकि बंगाल भारत की राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु है, बंगाल भारत के धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र बिंदु है, बंगाल भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र बिंदु है, बंगाल भारत के हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र बिंदु है, और बंगाल कहीं ना कहीं बंगाली बाबुओं के एक तरह से चेतना का केंद्र बिंदु है। क्योंकि कार्जन कर्जन क्या कहता है कि हमें बंगाली बाबुओं के अहंकार को चूर करना है, तो बंगाल को भाषा के आधार पर भी डिवीजन करना चाहिए। कभी प्रश्न मैं बताऊंगा कि भाषा के आधार पर भी डिवीजन हो रहा है, धर्म के आधार पर भी डिवीजन हो रहा है, और इस तरह से बंगाल की चेतना को समाप्त करने का प्रयास किया गया और उसमें अंग्रेज कामयाब भी हो गए। तो इस तरह से ध्यान रख लेना। इस बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन चलता है तो उसके ऊपर बड़े अत्याचार अंग्रेजों ने किए, जिसकी चर्चा H.W. नेविंसन करते हैं। डी ऑप्शन इसमें सही है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां पर जो लुई फिशर की बात करते हैं, ये लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है। कहां पर है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो लुई फिशर गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के साथ हैं, और ये जो वेब मिलर हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ है। कब है? सविनय अवज्ञा। तो यहां पर डी ऑप्शन सही है, नेविंसन सही होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। कहां से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिल रहे हैं? शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का प्रमाण कहां से मिल रहा है? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सर्जरी का। देखिए, अगर प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में, तो उसका नाम है धौलावीरा। कहां से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है? उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है, तो वो भी कुल मिला के कौन सा है? तो धौलावीरा। कहां से स्टेडियम का साक्ष्य मिल रहा है? कहां से? स्टेडियम का साक्ष्य मिल रहा है,
तो वो भी है धौलावीरा। कहां से सबसे बड़ा अभिलेख मिला है, सबसे बड़ा अभिलेख, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जिस पर लगभग 10 शब्द हैं, तो ये भी कौन सा है, तो धौलावीरा। कहां से सफेद रंग का कुआं मिला है, तो सफेद, धौला मतलब सफेद, वीरा मतलब कुआं, तो सफेद रंग का कुआं मिला है, तो वो भी है धौलावीरा। कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित था, तो धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित था, ये भी आपसे पूछा जाएगा। कहां से नगर से मध्यमा मिला है, तो बीच वाले पार्ट को मध्यमा कहा जाता है, ये भी है धौलावीरा। तो धौलावीरा के विषय में बहुत सी बातें आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर शल्य चिकित्सा का जो प्रमाण है वो लोथल और कालीबंगा से मिल रहा है, ये ध्यान रखना। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। ये लोथल को क्या कहते हैं, तो इसको लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए मैंने इस पर सब पर हर पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको सभी वीडियो देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जरूर उन वीडियो को देखा करें। कालीबंगा, अगर मान लीजिए कि सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा नगर कौन सा क्षेत्रफल में, तो वह है मोहनजोदड़ो, बिल्कुल है। दूसरा कुलना के राजधानी के रूप में कौन है, तो हड़प्पा है। लेकिन अगर कहीं प्रश्न आ जाता है कि तीसरा नगर जो राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो वो है कालीबंगा। ये ध्यान रखना, ये तीसरी राजधानी है। और कालीबंगा के मकान चूंकि कच्ची ईंटों के बने हैं, लेकिन सड़कें पक्की ईंटों की हैं। मकान कच्ची ईंटों के, लेकिन सड़कें पक्की ईंटों की हैं। और यह ध्यान रखना, इसीलिए इसको दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती। उन्नत, ध्यान रखना, कहां से कृषि का सबसे बेहतर जुते हुए खेत का निशान, तो कालीबंगा से मिल रहा है। कहां से सुनामी की खबर यानी भूकंप के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिल रहे हैं। कहां से एक प्रकार से कलर्ड ब्रिक्स यानी अलंकृत ईंटें मिल रही हैं, वो भी कालीबंगा से मिल रही हैं। तो कालीबंगा अपने आप में एक महत्वपूर्ण शहर था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन है, ए है। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो यहां पर ध्यान रखना, षट दर्शन की बात आती है तो योग दर्शन से पतंजलि रिलेटेड है। कौन है, पतंजलि है। न्याय दर्शन से कौन है, तो न्याय से गौतम है, ठीक है, गौतम हो गए। सांख्य से कौन हो गए, तो कपिल मुनि हो गए। लेकिन वैशेषिक दर्शन कुलना के परमाणु परिकल्पना को सबसे पहले साकार कुलना के वैशेषिक दर्शन में किया जा रहा है। तो यहां पर परमाणु परिकल्पना की बात की गई है। तो वैशेषिक दर्शन के कुलना के ऋषि कौन थे, तो कणाद ऋषि थे। कौन थे, कणाद ऋषि थे। तो डी ऑप्शन सही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद और आगे बात क्या कहता है, यहां पर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहते हैं। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, जैसा कि आर्य समाज के बारे में आप जानते हैं कि 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती इसका गठन कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर या हिंदू लूथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदू लूथर भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। लेकिन यहां पर वेद समाज की बात कर लेते हैं। जब केशव चंद्र सेन दक्षिण भारत यानी तमिल क्षेत्र की यात्रा करते हैं, तो केशव चंद्र सेन की दक्षिण यात्रा से प्रभावित होकर के धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना किया है। वेद समाज के सभी सिद्धांत ब्रह्म समाज पर आधारित हैं, यानी वहां पर भी सभी सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक कर्मकांडों की निंदा है। इसीलिए वेद समाज को दक्षिण का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर यानी कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, और प्रार्थना समाज को महाराष्ट्र का ब्रह्म समाज कहते हैं। लेकिन यहां पर बी ऑप्शन आपका सही होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत सर कुलना के क्या बताएं। दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए जो कुलना के हंगामा करके चले गए। मात्र
22 वर्ष की उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में ये व्यक्ति हैजा से मर जाता है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में कुल मिला के लेक्चरर था। इसके क्रांतिकारी विचारों के कारण मतभेद हुआ और इसे कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन लोगों को जगाने में ये कहीं न कहीं पीछे नहीं हट रहा है। ये समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बात करता है, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बात करता है, ये महिलाओं के उद्धार की बात करता है, महिला शिक्षा की बात करता है, ये जमींदारों के द्वारा किसानों का जो शोषण हो रहा है, यानी कुल मिला के किसानों के, जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की बात कर रहा है। इस बात को ध्यान रख लेना। यानी वो भारतीयों के अधिकारों की बात करता है। हेनरी विवियन डिरेजियो जो एक एंग्लो इंडियन है, क्या है, इसके क्रांतिकारी विचारों के कारण ही इसको बेचारे को कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है। हेनरी विवियन डिरेजियो ने अपने विचारों को फैलाने के लिए एक समाचार पत्र भी निकाला जिसको ईस्ट इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो इसने ईस्ट इंडिया नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसी प्रकार से इसने कुछ संस्थाएं भी खड़ी की हैं जिसको डिबेटिंग क्लब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसने डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। डिबेटिंग क्लब के अतिरिक्त इसने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी की, एकेडमिक, इसने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किया है। एकेडमिक एसोसिएशन, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसने सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की भी स्थापना किया है। तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कुल मिला के एक एंग्लो इंडियन भारत के लिए कितना काम कर रहा है। और हेनरी विवियन डिरेजियो के इन्हीं कामों को देखते हुए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उन्हें आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत या हमारी जाति का पिता तक कहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। दादा भाई नौरोजी के ऊपर मैंने, देखिए, केशव चंद्र सेन, कहीं न कहीं ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात जब ब्रह्म समाज दो भागों में टूटेगा, एक आदि ब्रह्म समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, और केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। दादा भाई नौरोजी के ऊपर बहुत सी बातें मैं कर चुका हूं। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले पारसी कांग्रेस अध्यक्ष है, पारसी हैं, 1886 की कुलना के कहीं के अध्यक्ष बनते हैं। इन्हीं के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 86 में बने, 93 में बने और 1906 में बने। इन्हीं के कुलना के निर्देशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज की बात की जाती है। सबसे पहले इन्होंने ही 1866 में लंदन में जब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, तो इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सम्मेलन में सबसे पहले अपने छोटी सी पत्रिका इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया के माध्यम से भारत के धन निष्कासन की बात किया है। तब जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखते हैं। पहला भारतीय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बनता है वो 1892 में फिन्सबरी, लंदन के पास एक संसदीय क्षेत्र है फिन्सबरी, वो फिन्सबरी से लिबरल पार्टी के चुनाव पर कुलना के जीत कर कुलना के पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। उन्हें भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्हें भारतीय धन निष्कासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। उन्होंने पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन भी किया जाए। उन्हें वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं, उन्हें भारत की आशा भी कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले तो यह कहते हैं यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। जैसे मुझे याद हुआ इसी प्रकार से जिस दिन आपको याद हो जाएगा ये मानकर चलना कि खेला खेला हो जाएगा, मैं यही कहना चाहता हूं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, बी होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या क्वेश्चन कहता है इसको भी देख लिया जाए। किसे नव भारत का तारा और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। कुल मिला के ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक, भारतीय पुनर्जागरण के जनक इनको कहा जाता है। इनको राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। जैसे मानकर चलिए सबसे पहले इन्होंने क्या निकाला, तो सबसे पहले इन्होंने कहने की तोहफात उल मुवाहिदीन, जिसमें सबसे पहले इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। यानी 1809 में हम चलते हैं तो ये एक किताब निकालते हैं तोहफात उल मुवाहिदीन,
तोहफात उल मुवाहिदीन, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, एकेश्वरवादियों को उपहार, इसको ऐसे कहा जाता है, एकेश्वरवादियों को उपहार, ये ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। किसका विरोध किया है? मूर्ति पूजा का विरोध किया है। फिर इन्होंने फारसी में मिरातुल अखबार निकाला। कौन सा अखबार निकाला? मिरातुल अखबार। फिर बंगाली में संवाद कौमुदी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वो संवाद कौमुदी निकालते हैं। अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगजीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ब्रह्म निकल मैगजीन। ये कहीं ना कहीं किस में निकल रही है? तो अंग्रेजी में। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, इन्हें युग दूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन्हें युग दूत भी कहते हैं, राष्ट्रीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, नव दिन के प्रातः का तारा कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं, इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य का, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु भी कहा जाता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की है। किसकी स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, या वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने किसकी स्थापना की है? तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया है। तो कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि बंगाल को और भारत को जगाने में इस व्यक्ति ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इस तरह से इस क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ध्यान रख लेना, दो चीजों के लिए भारत में सबसे ज्यादा फेमस है। एक तो इन्हीं के प्रयासों से 1856 में, जैसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा उन्मूलन विधेयक पारित होता है, इसी प्रकार से कहीं न कहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। दूसरी बात कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा पर भी बहुत बड़ा काम किया है। जेईडी बेथुन के साथ मिलकर इन्होंने बच्चियों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। महादेव गोविंद रानाडे जो विधवाओं के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने विडो रीमैरेज एसोसिएशन या विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखा जाए। कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कायस्थ शब्द गुप्त काल में मिल रहा है। गुप्त काल में ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, यानी ब्राह्मणों की मोनोपोली को रोकने के लिए, तो ब्राह्मणों की मोनोपोली को रोकने के लिए गुप्त राजाओं ने दरबार में लिखा पढ़ी का काम करने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों को तैयार किया और उन्हीं को एक वर्ग के रूप में दिया जाता है। कायस्थ एक पद हुआ करता था, बाद में जाति बन गया। तो कायस्थ क्या होता था? एक पद होता था। तो एक शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, लेकिन इसी कायस्थ शब्द का अगर जाति के रूप में उल्लेख मिलता है, जाति के रूप में, तो जाति के रूप में ओशनम स्मृति में, किसमें? ओशनम स्मृति में मिलता है। ध्यान रखना। और मैंने क्या कहा? कायस्थ एक पद है जो दरबार में पढ़ने लिखने का, लिखा पढ़ी का काम करते थे, लेखा जोखा का काम करते थे। इनका सृजन गुप्त काल में हो रहा है। कहां हो रहा है? तो ये गुप्त काल में कुल मिला के इनका सृजन हो रहा है। तो यहां पर सी ऑप्शन है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सती प्रथा का विरोध करते हुए किसने कहा था कि शास्त्रों के अनुसार कुलना की हत्या है? बिल्कुल सही बात है। तो ये राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का विरोध करते हुए राजा राम मोहन राय, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये जो दो विद्वान है ना, आप देख रहे हैं मैक्स मुलर और विल्किंस, इनको प्राच्यवादी कहा जाता है। प्राच्यवादी का मतलब क्या है? जो लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हैं और जो भारत के ज्ञान और विज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब वॉरेन हेस्टिंग्स हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल बनेंगे, यहां पर ध्यान रखना, लिख देता हूं, वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे तो इनके समय में ये लोग एक्टिव मोड में आ जाएंगे। और 1784 में इसी समय में सर विलियम जोन्स ने
सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों की जा रही है? भारत के ज्ञान विज्ञान को दुनिया के सामने ट्रांसलेट करके ले आया जाए, और इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत पहली किताब जो वो ट्रांसलेट हो रही है वो है भगवत गीता। और भगवत गीता का ट्रांसलेशन सबसे पहले किसने किया है? तो भगवत गीता का ट्रांसलेशन इसी विल्किंस ने किया है। किसने किया है? ये विल्किंस ने। ये जो विल्किंस है ना, इसी ने किया है। प्रश्न आएगा, इस भगवत गीता की प्रस्तावना को किसने लिखा था? तो प्रस्तावना को ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा है। किसने लिखा है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा दूसरी किताब कौन सी ट्रांसलेट हो रही है इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत? तो दूसरी किताब जो ट्रांसलेट होगी उस किताब का नाम है हितोपदेश। कौन है? हितोपदेश। और हितोपदेश का ट्रांसलेशन भी विल्किंस ही कर रहे हैं, ये भी आपसे थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर तीसरी किताब पूछेगा कौन हो रही है, तो आप कहेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, जो किसकी किताब है? तो कालिदास की है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला और राजा, ये कहानी है कि नहीं मालूम है, क्या नाम है, दुष्यंत के प्रेम कथा की चर्चा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको ट्रांसलेट कौन कर रहा है? तो इसको जो ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको स्वयं सर विलियम जोन्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो सर विलियम जोन्स कर रहे हैं। ये भी आपसे प्रश्न बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर ए ऑप्शन सही होगा, बाकी सब आप लोग जानते ही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिल रहे हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? मोहनजोदड़ो से मिल रहे हैं। क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल में नगर है, ये ध्यान रखना, सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है ना, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। कहां से मलेरिया के एविडेंस मिल रहे हैं? तो मलेरिया का एविडेंस भी यहीं से मिल रहा है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसके कुछ सार्वजनिक भवन है, उसके विषय में पूछा जा सकता है। कहां से ग्रेट बाथ या बृहद स्नानागार पूछा जाएगा। ग्रेट बाथ या बृहद स्नानागार कहां से मिला है? तो यहीं से मिला है। पूछ लेगा कि बृहद स्नानागार जो बना है इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई बता दीजिए। तो इसकी जो चौड़ाई है ये 7.01 मीटर है। अगर इसकी लंबाई पूछ लेगा तो 14.45 मीटर है, 14.5 के आसपास है। तो ये ध्यान रखना 14.5 मीटर है लंबाई। अगर इसकी गहराई पूछ लेता है तो 2.44 मीटर है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछ लेता है कि उतरने के लिए सीढ़ियां कहां से बनी हुई हैं, तो नॉर्थ और साउथ से बनी है। कहां से? नॉर्थ साउथ की साइड से कहीं की उतरने की सीढ़ियां बनी है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो में कुल मिला के सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा कुल मिला के सार्वजनिक भवन कौन सा है? तो क्या ग्रेट बात है? नहीं। फिर कौन सा है? तो ग्रेनरी है, जिसको अन्नागार कहते हैं। तो अन्नागार सबसे बड़ा बना हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अन्नागार सबसे बड़ा है। कुल मिला के स्तंभों वाला भवन कहां मिल रहा है? तो यहीं पर बन रहा है, जिसमें 20 स्तंभ हमको देखने को मिलते हैं। कितने स्तंभ? 20 स्तंभ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपसे बिल्कुल पूछे जा सकती हैं। लोथल सबसे बड़ा कुल मिला के व्यापारी केंद्र है, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के ज्यादातर नगरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे, लेकिन वो कौन सा नगर है जहां के दरवाजे गलियों की तरफ ना खुलकर मुख्य सड़क की तरफ खुल रहे हैं? उसका नाम लोथल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जहां से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिल रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, लोथल के विषय में माना कि व्यापारिक सेंटर, यहां गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिल रहा है, हार्बर का साक्ष्य मिल रहा है। इस प्रकार के सभी चीजें आपसे बिल्कुल सिंध, इसको मैंने कल कहा था कि गेटवे ऑफ सिटी, यानी पहला नगर जो प्रकाश में आ रहा है, गेटवे सिटी। कहां से? ऑर्थराइटिस के साक्ष्य मिले, जैसे यहां से मलेरिया का साक्ष्य मिल रहा है, यहां से गठिया का साक्ष्य मिला। बड़ी बड़ी कहानियां हैं, यानी कि इस पर मैं कभी लंबी चर्चा करूंगा। तो यहां पर डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा
द्वारा रोके जाने के बाद किसने कहा था डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया। यानी कहीं ना कहीं गांधी जी जब असहयोग आंदोलन रोक देते हैं तो बहुत से लोग नाराज हो गए। जैसे मोतीलाल नेहरू कहते हैं, मोतीलाल नेहरू भी खुलना के मोतीलाल नेहरू ये क्या कहते हैं कि यदि कन्याकुमारी के गांव ने कोई गलती की है तो उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों दे रहे हो भाई? भाई चौरी चौरा में हुआ तो पूरे देश के मूवमेंट को क्यों रोक रहे हो? किसी क्षेत्र विशेष के लोगों ने पाप किया है तो उसकी सजा पूरे हिंदुस्तान को क्यों दे रहे हो? ये बात कौन कह रहा है? लाला लाजपत राय कह रहे हैं। इस प्रकार से सभी लोग, यहां तक सुभाष चंद्र बोस एक स्टेटमेंट देते हैं कि जब जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा पर था उस समय आंदोलन को पीछे लेना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ये प्रश्न। एनी बेसेंट ने गांधी को एक प्रकार से राजनीतिक बच्चा कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक बच्चा है, इसका कोई वजूद नहीं है। और एनी बेसेंट ने गांधी के असहयोग आंदोलन के असहयोग आंदोलन के किए जाने से कांग्रेस को छोड़ दिया। किसने? एनी बेसेंट ने। तो यहां पर सी ऑप्शन सही है। और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा किसने दिया था? तो अहमदाबाद का जो सेशन जज है ब्रूमफील्ड, अहमदाबाद का सेशन जज ब्रूमफील्ड ने कुल मिला के 6 वर्ष की सजा दिया है। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 18 मार्च 1922 को कुल मिला के सजा होती है 6 वर्ष की, लेकिन गांधी 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर आ जाते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी देखा जाए कि मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतनभोगी था? यानी एक प्रकार से सम्राट के एकदम नजदीक रहने वाला, यूं कह सकते हैं एनएसजी कमांडो, तो वो थे अहदी। ये सम्राट के ही सैनिक है, ये सम्राट के सैनिक है और सम्राट की ही सेवा में रहते हैं। भर्ती तो सभी सैनिक की सम्राट के द्वारा होती थी, लेकिन बहुत से मनसबदारों के पास चले जाते थे। लेकिन ये विशेष प्रकार के सैनिक हैं जो सम्राट की सेवा में ही रहते थे और सम्राट के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल रहा करते थे। आखिर ऐसा क्यों? इसीलिए कि कहीं न कहीं सम्राटों को भी भय रहता था कि कहीं हमारे अपने लोग ही कहीं न कहीं विश्वासघात ना कर दें। इसीलिए वो 10-12 हजार की टॉप क्लास के अहदी सैनिक अपनी सुरक्षा में स्वयं रखा करते थे। ये बरगीर कौन थे? सिलेदार कौन थे? देखिए ये दाखली कौन है? तो दाखली भी सम्राटों के द्वारा नियुक्त होते थे, लेकिन इनकी नियुक्ति मनसबदारों के यहां होती थी, यानी मनसबदारों की सेवा में लगे रहते थे। इस बात को ध्यान रख लेना। लेकिन अहदी और दाखली में अहदी सुपर हैं। इसी प्रकार से घुड़सवारों की अगर तुलना की बात करते हैं तो इसमें 2 चीजें आपको देखने को मिल रही। एक बरगीर है। बरगीर वे लोग थे जिनको राज्य से ही तुलना के अस्त्र शस्त्र घोड़े मिलते थे, यानी एक तरह से परमानेंट लोग थे। और सिलेदार वे थे जिनको, सिलेदार, ये क्वेश्चन आता है, सिलेदार वे लोग थे जिनको अपने अस्त्र शस्त्र घोड़े युद्ध के अवसर पर स्वयं लाना पड़ता था। तो ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? और आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? राजपूतों की स्वतंत्रता का, तो राजपूतों पर सबसे ज्यादा लिखा किसी व्यक्ति ने है, तो व्यक्ति है कर्नल टॉड। तो कर्नल टॉड कहते हैं कि राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम जन्मदाता इस तरीके से, क्योंकि देखिए अकबर की राजपूत नीति को थोड़ा सा समझ लिया जाए। अकबर की राजपूत नीति, अब अकबर की राजपूत नीति की मुख्य बात क्या है? पहली बात कैरोट, कैरोट एंड स्टिक। ये कैरोट एंड स्टिक यानी गाजर और छड़ी, गाजर और छड़ी की नीति। भाई ए राजपूत भाई इधर आओ, मानोगे? प्रेम से मानोगे? गाजर खिलाएंगे? नहीं, स्टिक है हमारे साथ। तो जितने भी राजपूत थे केवल मेवाड़ को छोड़कर सब कुल ना के सिजदा पेश करने के लिए दरबार में चले गए। यहां पर कैरेट और स्टिक का मतलब यह है कि अकबर ने कहा कि देखो जी, जो आपका राज्य है ना, यदि आप मेरी अधीनता को स्वीकार करो, सबसे पहले क्या करते हैं वो राजपूत राज्य अकबर की अधीनता को स्वीकार करेगा। पहला शर्त तो यही है, मेरे अधीनता में आओ। दूसरी बात, उस राजपूत राज्य की पूरी विदेश नीति का संचालन अब अकबर करेगा। आप नहीं करोगे कि किससे मित्रता, किससे दुश्मनी, किससे फलाना, किससे युद्ध, कुछ नहीं, अकबर तय करेगा। तीसरी बात, आपका राज्य आपके पास रहेगा।
अब वो ये जो अकबर ने कहा कि भाई इनको मनाना पड़ेगा, तो इनको थोड़ा सा कुल के कुछ गाजर भी खिलाओ, तो आपका राज्य आपके पास रहेगा, लेकिन वो राज्य अब जागीर के रूप में रहेगा, वंशानुगत रहेगा लेकिन जागीर के रूप में रहेगा, और उस राज्य को वतन जागीर कहा जाएगा, वतन जागीर कहा जाएगा। क्लियर है? ये जो राजपूत राज्य हैं ये अपने राज्य का उपभोग करेंगे, साथ में सम्राट की सेवा में, सम्राट की सेवा में बड़े बड़े पदों पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अकबर ने राजपूतों को कुछ स्पेशल जो है पैकेज दिया। पहला कि कैरेट और स्टिक की पॉलिसी के तहत आप मेरी अधीनता को स्वीकार करो और आपकी संपूर्ण विदेश नीति अब मेरे हवाले होगी, इंटरनल मामला आपका होगा, आपका राज्य है आपके पास रहेगा, बस उसको वतन जागीर का दर्जा दे दिया जाएगा। चौथी बात, वो राजपूत राज्य दरबार में रहेगा, राजा दरबार में रहेगा, और उसको बड़े बड़े मनसबदार यानी बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा कि किस राजपूत राज्य को अकबर ने उसका राज्य वापस ना करके उसे पूरी तरह से अपनी सल्तनत में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। भाई सभी के साथ तो वही कर रहा है लेकिन किसी को मिला लिया, और वो था जो है, ध्यान रखना, गोंडवाना। गोंडवाना, जबलपुर, गोंडवाना की शासिका दुर्गावती नाम सुना होगा, जो लड़ते लड़ते कुल मिला के अपने जीवन को समाप्त कर लेती है। अकबर ने इस प्रकार से दुर्गावती के वंशजों को उनका राज्य नहीं दिया, गोंडवाना को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये भी राजपूत राज्य था। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के अकबर की जो पॉलिसी है वो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा देखें। यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेकों पाकिस्तान बन जाएंगे। या वो ये भी कह रहे हैं कि यदि शरीर का कोई अंग सड़ रहा हो, कुल ना के गल रहा हो, तो उस अंग को कहीं की काटकर हटा देने में ही बढ़िया है, जिससे बाकी शरीर बच जाए। यह बात सरदार पटेल कहते हैं। मैंने एक दिन कहा था क्लास में कि 14-15 जून 1947 को विभाजन की योजना पर प्रारूप पर चर्चा हो रही थी कांग्रेस कार्यकारिणी की। उसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। समर्थन मौलाना आजाद करते हैं, साथ में जवाहरलाल नेहरू और पटेल भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग विरोध करते हैं। जैसे सैफुद्दीन किचलू की बात कर लें, चौधरी राम मिटवानी की बात कर लें, पुरुषोत्तम दास टंडन की बात कर लें, और खान अब्दुल गफ्फार खां की बात कर लें। लेकिन यहां पर सरदार पटेल सही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे क्या क्वेश्चन कहता है, 20 वर्ष तक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद हमें रोटी के बदले पत्थर ही मिला है। यानी हमने 20 वर्ष तक, क्या मतलब क्या है, 1885 से लेकर 1905, ये कौन सा टाइम है, ये उदारवादियों का समय है। ये किसका समय है, ये उदारवादियों का समय है, ये मॉडरेट लोगों का समय है। ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश सरकार से सहयोग करते हैं, ये ब्रिटिश सरकार से अनुनय विनय करते हैं, ये ब्रिटिश सरकार से विज्ञापन यानी कुल मिला के कहने के ज्ञापन दे रहे हैं, ये प्रतिनिधि मंडल लेकर जा रहे हैं, ये डेलीगेशन लेकर जाते हैं, ये रेरिया रहे हैं, हम आप ही की प्रजा हैं। यानी उदारवादी लोग कहते हैं कि देखो जी अंग्रेज भाई, हम आप ही की तो प्रजा हैं, हमें आपकी न्यायप्रियता में विश्वास है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं उदारवादी पूरी तरह से कहीं ना कहीं समर्पित हैं, किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति। लेकिन 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसी कांग्रेस के अंदर से एक एक्सट्रीमिस्ट लहर उठी, जिसे उग्रवाद कहते हैं, जिसको तिलक कहते हैं, जिसको लाला लाजपत राय कहते हैं, जिसको अरविंदो घोष कहते हैं, जिसको बिपिन चंद्रपाल कहते हैं। और उन्होंने कहा ना 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 ना, अब सहयोग नहीं, अब हम संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन संघर्ष कैसा, वो अहिंसक संघर्ष होना चाहिए। और इस तरह से बंगाल विभाजन के पश्चात पहली बार भारत में स्वदेशी आंदोलन चलेगा, जिसमें पहली बार महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। तो यहां पर 20 वर्षों तक रियायतों दुखों को दूर करने के बाद हमें पत्थर
पत्थर, यानी रोटी के बदले पत्थर मिला, लाला लाजपत राय। 20 वर्षों तक क्या किया है, हमने भिक्षा ही तो मांगा है। इसीलिए इस युग को पॉलिटिकल मेंडिकेंसी या राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग भी कहा जाता है। राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग भी कहा जाता है। तिलक कहते हैं अगर 3 दिन, वर्ष में 3 दिन, क्योंकि संविधान में लिखा था कि हम वर्ष में 3 दिनों के लिए मिलेंगे, तो यदि वर्ष में 3 दिन हम मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमारी समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा? ये बात कौन कहता है? तिलक कहते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। अरविंदो घोष बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और अरविंदो घोष ध्यान रखना उदारवादियों पर प्रहार करते हुए किताब लिखते हैं, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिख रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैंने अभी कहा था ये अलीपुर षड्यंत्र केस में फंस गए थे। किसमें फंस गए थे? अलीपुर षड्यंत्र केस में फंस गए थे। सीआर दास ने बचाव किया, अंततः बच जाते हैं और बाद में पौंडीचेरी के ऑरविले आश्रम में चले जाते हैं। तो यहां पर कुल मिला के लाला लाजपत राय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर फिर क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा सा देखा जाए। यद्यपि एनी बेसेंट जन्म से विदेशी थी, किंतु सच्चे अर्थ में वह हम सबसे अधिक भारतीय थी। यह कथन किसका है? तो यह सरोजिनी नायडू ने कहा है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहती हैं, और बात सही भी है, क्योंकि एनी बेसेंट ने पूरी कह सकते हैं कि शिद्दत के साथ भारत की सेवा किया है, इसीलिए सरोजिनी नायडू ये स्टेटमेंट देती हैं। इसके बाद यहां पर क्या क्वेश्चन कहता है, किसने अपने कब्र पर खुदवाने के लिए शब्द चुने थे कि उसने सत्य का अनुसरण करने का प्रयास किया। बड़ा सुंदर शब्द है कि उसने सत्य का अनुसरण करने का प्रयास किया। एनी बेसेंट का नाम है, और एनी बेसेंट की कब्र कहां है? अडयार मद्रास में है। कहां पर है? अडयार मद्रास में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कस्तूरबा गांधी की कब्र कहां है? आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे, गांधी को रात को ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत उठा लिया जाएगा। गांधी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई भी उठाए गए, उनकी पत्नी कस्तूरबा भी उठाई गई, वहां तक कि सरोजिनी नायडू भी, इन सबको उठाकर पूना के आगा खां पैलेस में पटक दिया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1942 से 44 के बीच गांधी का जो समय है बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा दुख भरा है, क्योंकि उसी बीच में 15 अगस्त 1942 को उनके सबसे प्रिय कुलना के कहीं न कहीं सचिव महादेव देसाई का देहांत तो हो जाता है। इसी बीच में आपको मालूम होना चाहिए पूना के आगा खां पैलेस में ही देहांत हो गया, और पूना के आगा खां पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी का भी देहांत हो जाता है। कस्तूरबा भी दुनिया छोड़कर चली गई। इस प्रकार से कस्तूरबा की जो समाधि बनी है वो पूना के आगा खां पैलेस में ही बनी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे, 85 से 1905 तक कहीं न कहीं कांग्रेस के महामंत्री रहे। 1912 में जब मृत्यु होती है तो इस प्रकार से कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन में इनको कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया जाता है। ये लंबी कहानी मैं सुना चुका हूं इनके ऊपर, लेकिन यहां पर एनी बेसेंट सही होगा, इस बात को ध्यान रखना। एनी बेसेंट को मां बसंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मां बसंत भी कहा जाता है। और तमाम बातें मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन भी कुछ कहना चाहता है, जरा बात करते हैं। किस राष्ट्रवादी नेता को भारतीय विपक्ष के नेता की पदवी दी गई थी? तो कई बार मैंने कहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत के विपक्ष के नेता की उपाधि दी जा रही है। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सीआर दास किसके राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सीआर दास थे। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु किसके थे? तो गांधी के थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कहीं न कहीं महादेव गोविंद रानाडे थे। कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे हैं। ध्यान रखना, महादेव गोविंद रानाडे हैं, जिनको कुल मिला के महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। तो गांधी के गुरु गोखले और गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे। बंदी जीवन किसने लिखा है? बड़ी अच्छी किताब है, और कहीं न कहीं क्रांतिकारियों की बाइबल इस किताब को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि यह किताब क्रांतिकारियों की बाइबल है। तो बंदी जीवन
जो लिख रहे हैं सचिंद्र नाथ सान्याल लिख रहे हैं, यह क्रांतिकारियों की बाइबल कही जाती है, क्रांतिकारियों की बाइबल, क्रांतिकारियों की बाइबल या गीता भी कह सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? भगवती चरण बोहरा की बात करते हैं, इनकी पत्नी दुर्गावती बोहरा, जिन्होंने अपना सब कुछ क्रांतिकारियों के लिए लुटा दिया। भगवती चरण बोहरा खुलना के क्रांतिकारी थे, अच्छे खासे धनाढ़ परिवार से थे, लेकिन क्रांतिकारियों के प्रति सिंपैथी पति और पत्नी दोनों की थी। ये जो है एक किताब लिखते हैं, द फिलॉसफी ऑफ बम, द क्रांतिकारियों की बाइबल, द फिलॉसफी ऑफ बम, द फिलॉसफी ऑफ बम लिखते हैं। और भगवती चरण बोहरा चूंकि बम बनाने में एक्सपर्ट थे, आपको बताना चाहता हूं लाहौर में रावी के तट पर बम बनाने के दौरान बम फट जाता है और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल एचआरए के सबसे सक्रिय सदस्य थे और इन्हीं के नेतृत्व में काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कॉन्स्पिरेसी को अब काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। 9 अगस्त 1925 को, ये ध्यान रख लेना, इसका नेतृत्व करते हैं सरकारी खजाने को लूटने के लिए। 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन में कुल मिला के सरकारी खजाना लूट लिया गया। कहानी लंबी है, लेकिन कुल मिला के बहुत लंबी है, इसीलिए नहीं बता पाऊंगा। कहीं ना कहीं एक चादर ने पूरे के पूरे पर्दे पर से जो राज था वो राज हटा दिया और इस तरह से सभी लोग पकड़े गए। बिस्मिल तराना गाया करते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अरे वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। यहां पर ध्यान रखना, इस तरीके से प्रश्न बनेगा कि कहां पर इनको फांसी दी गई, तो इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को कुलना के कहीं न कहीं गोंडा जेल में, और रोशन सिंह जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था, इनको जोड़ा गया है जानबूझकर, इनको नैनी जेल में फांसी दी जाती है। इस प्रकार से ध्यान रखना। भगत सिंह, क्या गजब की बात है, जिस उम्र में आज कुल मिला के, जिस उम्र के यानी 20-22 साल की उम्र है भगत सिंह की, इस उम्र में आज के युवा वैलेंटाइन डे पर गुलाब लेकर ढूंढते रहते हैं, कोई हमारा गुलाबवा ले ले। तुम जिस उम्र में गुलाब लेकर घूमते हो, उस उम्र में ये राइफल और रिवॉल्वर लेकर देश की आजादी के लिए जुनूनी में कुलना के घूम रहा है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सैंडर्स को कुलना के मारने के आरोप में फांसी की सजा पर झूल गए। तो भगत सिंह जिन्होंने कुलना के ये एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में गठन होगा, उसके सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। इससे पहले 1926 में इन्होंने नौजवान सभा की भी स्थापना किया था। यह भी प्रश्न आएगा। से इन्होंने एक किताब लिखा है, मैं नास्तिक क्यों हूं। क्या लिखा है? मैं नास्तिक क्यों हूं। यह भी किताब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन होगा वो ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से आगे क्या कहता है इसको देखा जाए। किस आंदोलन के बारे में गांधी जी ने कहा था, यद्यपि यह संघर्ष स्वराज प्राप्ति के लिए तो नहीं है, परंतु इस तरह का प्रत्येक संघर्ष स्वराज प्राप्ति की तरफ ले जाता है। इस प्रकार का प्रत्येक संघर्ष स्वराज प्राप्ति की तरफ ले जाता है। यह बात को ना के ध्यान रख लेना। जब गांधी कहीं ना कहीं बारदोली सत्याग्रह में, इस तरह से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व पटेल कर रहे हैं, ध्यान रखना पटेल कर रहे हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ये ध्यान रखना 1928 ने सरकार ने क्या किया, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था। कितना बढ़ाया था? 30% कपास पर टैक्स। कपास की दाम कम हो गए, सरकार टैक्स बढ़ा रही है 30%। हु हल्ला हुआ तो 22% कर दिया गया, लेकिन झुकने के लिए लोग तैयार नहीं है। बारदोली सत्याग्रह में इस प्रकार से दिगंबर, अरे क्या नाम है, मेहता बंधु का नाम आता है, कुंवर जी मेहता, कल्याण जी मेहता कहीं आ जाता है। मेहता बंधु ने कुल मिला के बड़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका भाई। मेहता बंधु में एक नाम है कल्याण जी मेहता, एक कल्याण जी मेहता है, और दूसरे कौन है? तो दूसरे कुंवर जी मेहता है। कौन है? तो ये कुंवर जी मेहता है। इन दोनों लोगों ने बहुत मेहनत किया है। सरकार के सामने आंदोलन हुआ, गांधी जी भी एक्टिव हैं, कस्तूरबा भी एक्टिव हैं, पटेल भी हैं, सभी लोग एक्टिव हो गए। सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने यहां पर एक कमीशन गठित कर दिया है, मैक्सवेल
मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन और मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन गठन किया और इस रिपोर्ट आती है कि नहीं 22% नहीं 6.01% कर दिया जाए। इस प्रकार से जो है यह आंदोलन सफल होता है, आंदोलन रोक दिया गया। बारदोली की महिलाओं की तरफ से पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। लेकिन कहीं आ जाए कि बारदोली की महिलाओं की तरफ से कि गांधी की तरफ से, अगर दोनों ऑप्शन हो तो कहीं ना कहीं महिलाएं, अगर एक हो तो गांधी या महिला हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो महिलाओं की तरफ से गांधी जी सरदार की उपाधि देते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल मोपला विद्रोह, एक ध्यान रखना यहां पर मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन की उपज है। 1921 में ध्यान रखना खिलाफत आंदोलन की उपज है। अली मुसलियार कहीं पूछा जाएगा, ये कम्युनल वायलेंस है, अली मुसलियार, ये क्वेश्चन आता है। यहां पर कभी मैं बात करूंगा स्वदेशी आंदोलन, जानते ही हैं, असहयोग आंदोलन आप लोग जानते ही हैं, तो ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और आगे बढ़ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा है? यानी वो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा है, ये भी थोड़ा बता दीजिए कि आध्यात्मिक पिता किसे कह रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा है। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी निकाली है, प्रबुद्ध भारत इन्होंने निकाला है। इन्होंने एक और भी निकाला है, उद्बोधन बंगाली में है और प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में है। इनको साइक्लोनिक हिंदू, मैंने कहा था कि जब शिकागो सम्मेलन में गए 1893 11 सितंबर में, तो दुनिया को कुल मिला के मजबूर कर दिया कि भारत का दर्शन कुल मिला के गजब का। भारत गुलाम जरूर है, लेकिन भारत का दर्शन, भारत का कुल मिला के ज्ञान, भारत की कुल मिला के एक प्रकार से कुल मिला के दर्शन धर्म और भारत राष्ट्र। क्योंकि स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, मैं उस धर्म से बिलोंग करता हूं, उस देश से बिलोंग करता हूं जिसने दुनिया के सभी लोगों को अपने आश्रय दिया है। मेरे यहां सब भाग कर आए थे, मेरे यहां शक आए भाग कर, कुषाण भाग कर आए, कुलमा के हूण भाग कर आए, यूनानी भाग कर आए, जब बड़ बार हुआ तो यहूदी भाग कर आए, मुसलमान भाग कर आए, तुर्क भाग कर आए, सब तो मेरे आए, हमने ही तो सबको स्थान दिया है। मैं ऐसे विशाल देश और ऐसे विशाल हृदय धर्म को बिलोंग करता हूं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन भी कहा जाता है। हिंदू नेपोलियन भी इनको कहते हैं। इनको कुलना के साइक्लोनिक हिंदू भी कहा जाता, तूफान मचा दिया था शिकागो में, तो इनको साइक्लोनिक हिंदू भी कहा जाता है। इस प्रकार की बातें भी आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। किसे साइक्लोनिक हिंदू कहा गया है, अभी अपनी बात हो गई है कि साइक्लोनिक हिंदू किसे कहा गया है, तो स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। ये बात अपनी हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहां पर और आगे बढ़ जाते हैं। और आगे क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, किसने कहा था मेरा ईश्वर घर पकाने वाली पतीली के आखिरी अन्न में निवास करता है तथा भूखे व्यक्ति को रोटी देने में। क्या क्या गजब की बात है। स्वामी विवेकानंद कोरोना के कहने की शिकागो में बैठे हुए हैं। वहीं पर ध्यान रखना 1896 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहां पर, न्यूयॉर्क में। और ध्यान रखना वो क्या कहते हैं, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां वेद नहीं हो, ना वेद हो, ना कुरान हो, ना बाइबल हो, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मेरा धर्म क्या है, दूसरों की सेवा करने में है। मेरा धर्म मेरा ईश्वर घर में पकाने वाली पतली के आखिरी अन्न में निवास करता है। यानी हम दूसरे का भरण पोषण करने में विश्वास करते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कंसेप्ट लेकर आए, अतिथि देवो भव नहीं, दरिद्रो देवो भव। दरिद्र की सेवा करो, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की बात वो कहते हैं। वो कहते हैं महिला शिक्षा के ऊपर कि यदि मुझे 500 पुरुष मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं देश को सुधार पाऊंगा, लेकिन मुझे 550 शिक्षित महिलाएं, डेडिकेटेड महिलाएं मिल जाएंगी तो मैं इस देश को सुधार सकता हूं। इस प्रकार से महिला शिक्षा के ऊपर भी उनका कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए कि महिलाओं के प्रति समर्थन या उनको आगे बढ़ाने में समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के बहुत बड़े समर्थक थे। तो यहां पर ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनेगा। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का काल
कालक्रम व्यवस्थित करिए। ठीक है साहब, ये जो वुड डिस्पैच है ना, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1854 में, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको लॉर्ड डलहौजी के समय में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पहली बार भारत सरकार की प्लानिंग में, ब्रिटिश सरकार की बात कर रहा हूं, भारत सरकार की प्लानिंग में पहली बार महिला शिक्षा की बात की जा रही है। 3 विश्वविद्यालय बनेंगे, कहीं न कहीं, कहां, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, लेकिन महिला शिक्षा पर पहली बार। सती प्रथा उन्मूलन विधेयक 1829, विलियम बेंटिंक, राजा राम मोहन राय, रॉलेट एक्ट मार्च 1919, काला कानून है। कौन सा कानून है? काला कानून है। नो अपील, नो वकील, नो दलील। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसको गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। गैंगिंग एक्ट का मतलब है मुंह बंद करने वाला एक। 1878 किसके समय में आया? लिटन के समय में आया। क्या बात कही गई है? भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। तो आप लोग कहीं ना कहीं इस तरह से इस बात को कर ही सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए कि मुगलों के शासन काल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? शाही दस्तावेज कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा शाही दस्तावेज नहीं है। ये फरमान, बिल्कुल भाई, फरुखसियर तो फरमान दे रहा है। किसको दे रहा है? जॉन सुरमन के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल गया, 3000 रुपए वार्षिक टैक्स के बदले में संपूर्ण बंगाल से ब्याह करो। सनद ये कुलना के सम्राट दिया करते थे। खुतबा सम्राट के नाम से पढ़ा जाता था। कहने की खुतबा का मतलब है सम्राट के नाम की उद्घोषणा की जा रही है। और ये निशान नहीं दिया जाता था। निशान कौन देते थे? ये प्रांतीय गवर्नर दिया करते थे। और वो भी ध्यान रख लेना, विशेष रूप से प्रिंस लोग, राजकुमार लोग। फॉर एग्जाम्पल, शाहजहां के लड़के अजीम उस शान की बात करना चाहता हूं, 1651 में। अजीम उस शान ये प्रिंस है, ये राजकुमार हैं। 1651 में बंगाल के गवर्नर अजीम उस शान नहीं, बंगाल के शासक, सॉरी, 1651 में बंगाल के गवर्नर शुजा की बात करना चाहता हूं, शाह शुजा, जो शाहजहां का लड़का है। शाहजहां के लड़के कुलना के शाह शुजा, जो बंगाल का गवर्नर था, पहली बार उसने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए में के एवज में बंगाल से व्यापार करने का अधिकार दिया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सबसे पहली बार 3000 रुपए टैक्स के बदले में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया, तो सबसे पहले तो 1651 में ही मिल चुका था। और वो किसने दिया था? निशान दिया था। किसने दिया था? बंगाल के गवर्नर शाह शुजा ने दिया था। तो ये निशान जो देते थे, ये प्रांतीय गवर्नर देते थे, लेकिन विशेष रूप से वो परिवार, राज परिवार के लोग होते थे, वो निशान दिया करते थे। शुजा कुलना के शाहजहां का लड़का है। फिर आप कहोगे सर 1717 में दिया गया, वो फरमान दिया गया। फरमान को कुलना के आने वाला गवर्नर रिजेक्ट नहीं करेगा। शुजा के फरमान को कुलना के आने वाला गवर्नर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि पिछले गवर्नर का यह आदेश था। लेकिन अगर फरमान 1717 में मिल गया है, तो उसे कोई भी भारत की शक्ति जो मुगलों की अधीनता में थी, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। फरमान महत्वपूर्ण था। निशान प्रिंस दिया करते थे, जो कुलना के गवर्नर के पदों पर रहा करते थे। दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर निशान होगा। क्यों निशान उसने दिया? क्योंकि शुजा के हरम की एक बेगम थी, उसका इलाज एक अंग्रेज ने किया था, जिसका नाम था गैब्रियल ब्राउनटन। ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के कुलना के कहने की इस तरह से प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन को हम लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अल्तमगा भूदान, ये ध्यान रखना। अल्तमगा भूदान, अल्तमगा क्या था? यानी जहांगीर, एक तरह से विशेष कृपा जिन परिवारों पर होती थी, वो दिया करता था। और ये भूदान जो है वंशानुगत होता था। कैसा होता था? ये वंशानुगत कुलना के भूदान हुआ करते थे। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये अष्टछाप क्या है? यानी 8 कवियों के समूह की स्थापना किसने किया था? तो 8 कवियों के समूह की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किया है। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण सूरदास हुआ करते थे। यानी ध्यान रख लेना, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जो अकबर के समकालीन थे, उन्होंने 8 भक्ति आंदोलन के संतों का एक समूह बनाया, जिसको अष्टछाप कहते हैं। और इसमें सूरदास सबसे प्रमुख थे। विट्ठलनाथ से अकबर इतना प्रभावित था कि इनको गोकुल और जैतपुरा की क्या दे दी थी? तो जागीर दे दी थी। और क्वेश्चन क्या आएगा? विट्ठलनाथ ने 84 वैष्णव
की वार्ता, 84 वैष्णव वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ भी लिखा है। 84 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ भी लिखा है। किसने? विट्ठलनाथ ने। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। भक्ति आंदोलन के किस संत को गौरांग प्रभु के नाम से जाना जाता है? तो ये बात ध्यान रख लेना, ये चैतन्य को कहते हैं, जिसको निमाई पंडित भी कहा जाता है। निमाई पंडित भी कहते हैं, इनको गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। तो गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, निमाई पंडित भी कहते हैं, इनको विद्यासागर भी कहा जाता है, विद्यासागर भी कहा जाता है। इनका एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है? तो अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य, यही ध्यान रखना, अचिंत्य भेदाभेद दर्शन किसका है? तो अचिंत्य भेदाभेद जो दर्शन है वो गौरांग महाप्रभु का है। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अचिंत्य भेदाभेद किनका है? गौरांग महाप्रभु, जिनको चैतन्य कहते हैं। यही कीर्तन प्रथा को भी लेकर आए थे। किस प्रथा को लेकर आए थे? तो कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन में ये कीर्तन परंपरा को भी लेकर आए हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्हीं ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की है। मध्य गौड़ीय संप्रदाय, तो मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना भी इन्हीं ने किया है। ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर प्रश्न आता है, नानक कुलना के कहने की जपजी में, किस में मिलती है? नानक के कुलना के उपदेश जपजी में मिलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है। कबीर साखी, कबीर के उपदेश साखी, सबद रमैनी, और इनके शिष्यों ने क्या लिखा? बीजक। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति किसको कहते हैं? तो कबीर, नानक, रैदास को कहते हैं। ये त्रिमूर्ति हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये चीजें मालूम हो गई होंगी, अच्छी तरह से मेरा सेशन समझ में आ रहा होगा। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन के साथ रेगुलर रहिए, सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।